Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about the structure of nucleus. Okay, so nucleus term was given by Fleming. और न्यूक्लियस क्या होता है? ये हमारे जेनेटिक मटेरियल मीन्स क्रोमैटिन को स्टोर करता है, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अगर हमें इस न्यूक्लियस को देखना है तो हम इसे इंटरफेस, जो हमारे सेल साइकिल का इंटरफेस होता है, उसमें क्लियरली देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, नंबर जो है न्यूक्लियस का वो वेरी करता है हर सेल में। जैसे कि ये मोनोन्यूक्लिएटेड होता है और मोनोन्यूक्लिएटेड को हम यूनिन्यूक्लिएटेड, मोनोकैरियोटिक भी कह सकते हैं और मैक्सिमम सेल ऐसे ही होते हैं। बाइन्यूक्लिएटेड मीन्स जिसमें दो सेल हो, पैरामीशियम, टेपेटम, प्लांट का जो टेपेटम होता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट होता है, हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होता है। और मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम कहते हैं सिंसाइटियम इन एनिमल्स एंड कोइनोसाइट इन प्लांट्स। ओके, ई न्यूक्लिएटेड भी होते हैं कुछ सेल्स, जैसे कि मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। और प्लांट के सीड ट्यूब में भी न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के साइज की अगर हम बात करें तो 5 to 25 माइक्रोमीटर का होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हम देखें तो जो हमारे न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो अब देखो यहाँ पर कि सबसे पहले ये हमारे पास कुछ इस तरह का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर वाला जो दिख रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आप देखो ये और ये यहाँ पर आकर ज्वाइंट हो गए, यहाँ पर भी मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए, और बीच में एक पोर जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस पोर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। अब ये पोर क्या काम करता है? पोर का काम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक्सचेंज, मतलब अंदर से किसी चीज को बाहर भेजना है तो ये न्यूक्लियर पोर की तरफ थ्रू ही जाएंगे, और बाहर से किसी चीज को अंदर भेजना है तो वो भी न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही जाएंगे। मीन्स ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। और इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, अब इन दोनों न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप देखो कि कुछ स्पेस है, इतना। ठीक है, इस स्पेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर स्पेस। और इस न्यूक्लियर स्पेस का जो थिकनेस है वो होती है 10 to 50 नैनोमीटर, इसकी थिकनेस होती है। ओके, ये जो आपके न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसी का एक्सटेंशन हो जाता है बाद में और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो हमारे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। और इस RER के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। ये जो रेड कलर के आपके डॉट दिख रहे हैं, दिस आर द राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम्स होते हैं आपके ATS। ये राइबोसोम सिर्फ इस पर ही प्रेजेंट नहीं होते, ये हमारे आउटर मेम्ब्रेन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो आपके बीच का पूरा स्पेस है, न्यूक्लियस के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के बीच का प्लाज्मा जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे न्यूक्लियस के बीच का न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। यहीं पर सारा काम होता है। ओके, अब बीच में देखो यहाँ पर एक डेंस सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, बहुत ही डेंस। और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ये डेंस सा स्ट्रक्चर है और इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये एक डीएनए का ही पार्ट होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये कुछ नहीं है, डीएनए का कुछ पार्ट है जो एक जगह पर ऐसे कंडेंस्ड हो जाता है और गैदरिंग के बाद बनाता है न्यूक्लियोलस। और ये सिंथेसाइज करता है आपके राइबोसोम्स का। ठीक है, ये क्या करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम फैक्ट्री हम इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोलस को। मीन्स यहाँ पर राइबोसोम बन रहा है। अब राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन। तो राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन न्यूक्लियोलस को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर बन रहा है आपका राइबोसोम। इसके बीच में हमारे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पूरे न्यूक्लियस के बीच में, और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और
और इसके बीच में कुछ हमारे ऐसे हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? देखो, क्रोमेटिन जो होता है उसमें 40% डीएनए होता है। ये क्रोमेटिन बना किस चीज से है? डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन जिसमें प्रेजेंट होते हैं जो 50% है। 8.5% होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और उसमें Mg++, CA2+, RNA ये सब भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। तो इन सारी चीजों से मिलकर बनता है हमारा क्रोमेटिन, जो आगे जाकर कंडेंस हो जाता है और कंडेंसेशन के बाद बनाता है क्रोमोसोम। सो ये जो क्रोमेटिन होते हैं जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम्स का। ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ये कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये इस तरह से कुछ हमारे क्रोमेटिन्स थे। एस फेज में क्या होता है कि इनका डुप्लीकेशन हो जाता है। ये हर क्रोमेटिन जो है अपने अपनी कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं। डुप्लीकेशन के बाद इनका कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। मीन्स ये जो आपको आर्म्स दिख रही है ना, ये तो ये दोनों आर्म्स क्या कहलाती है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। मीन्स ये अपनी कॉपी बनाते हैं ना, एक ही आर्म था उसने अपनी कॉपी बनाई, तो जो कॉपी बनाई वो क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये कंडेंसेशन के बाद ये क्रोमोसोम बना लेते हैं, कुछ इस तरह का क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड बनता है। तो क्या होता है कि देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का जैसे फूल की तरह, पेटल्स की तरह दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आर्म। ठीक है, ये ऊपर वाले को बोलते हैं पी आर्म, नीचे वाले को बोलते हैं क्यू आर्म। ये पूरा क्रोमेटिन ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमेटिन जो है वो बहुत ज्यादा गैदर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा गैदर्ड हो जाता है, मतलब एकदम पूरा ही वहां पर कंडेंस्ड हो जाता है बहुत ज्यादा, और इसीलिए ये डार्क रीजन है, डार्क दिखता है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है और इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। इस सेंट्रोमियर के बगल में प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर, और इसी से आकर हमारे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर, और इसे अलग कर देते हैं खींचकर। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर इससे आकर जुड़ते हैं। जो ऊपर का ये रीजन है इट इज कॉल्ड टीलोमियर, और टीलोमियर क्या करता है? इस आर्म को शॉर्टनिंग से बचाता है, मीन्स इसको छोटा होने से बचाता है। अगर ये आर्म छोटा होता जाए तो एजिंग होती है, मीन्स जितना आर्म छोटा हो जाएगा इंसान उतना बुढ़ा होता जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है कि ये तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हो गया, एक और कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर मार्कर क्रोमोसोम। इसी को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, नॉट सैटेलाइट डीएनए, दिस इज द सैटेलाइट क्रोमोसोम। ओके, इसको हम एनओआर भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जहां से न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये डीएनए का पार्ट होता है। तो बेसिकली ये वही क्रोमोसोम होते हैं जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और वही सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन कौन करता है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और न्यूक्लियोलस के अंदर ही हमारा राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये जो हमारे पास टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स क्रोमोसोम में 5 पेयर्स क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनके पास प्रेजेंट होता है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और वो प्रेजेंट होता है आपके 13th, 14th, 15th, 21st एंड 22nd क्रोमोसोम के ऊपर, और ये 5 ही मिलकर आपके न्यूक्लियोलस रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये नॉन स्टेनिंग रीजन होता है, स्टेनिंग नहीं होता यहाँ, लेकिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनली बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या है? बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड पार्ट है, और इस कंडेंस्ड पार्ट को हम हेट्रोक्रोमेटिन भी कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? बहुत ही ज्यादा डार्कली स्टेन्ड होता है, डार्कली स्टेन्ड, और डार्कली स्टेन होने की वजह से ये क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। यहाँ पर कोई भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता इस सेंट्रोमियर के पास, क्योंकि ये इतना ज्यादा कंडेंस्ड होता है कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। और ये जो रीजन आपको पूरा क्रोमेटिन का दिख रहा है क्रोमोसोम का, दिस रीजन इज कॉल्ड द यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन वो रीजन होता है जो कि बहुत ज्यादा डार्कली नहीं, लूजली कंडेंस्ड होता है, लूजली स्टेन्ड होता है, इसीलिए ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है।
तो ये पार्ट थे आपके क्रोमोसोम के। अगर हमें इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना है तो ये स्ट्रक्चर आपको सेल डिवीजन के मेटाफेज में बहुत ही क्लियरली दिखेंगे, और अगर इसका शेप देखना है तो शेप हमें दिखेगा एनाफेज में। तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं मेटाफेज में, शेप को देखते हैं एनाफेज में। नाउ अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मेनली 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये वी शेप का होता है। जब हम इसे सेल डिवीजन के टाइम पर खींचते हैं ना इक्वेटोरियल की तरफ, तो ये क्या होता है, वी शेप्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें देखो कि पी आर्म और क्यू आर्म जो है वो इक्वल है, तो जब इक्वल होते हैं उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। दूसरा वाला जो है इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। जब हम इसे खींचते हैं तो ये एल शेप का बन जाता है इस तरह, ठीक है। इसमें पी आर्म जो है इट इज शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर देन क्यू आर्म। क्यू आर्म थोड़ा बड़ा होता है, पी आर्म थोड़ा छोटा होता है। तीसरा है आपका एक्रोसेंट्रिक, जो जे शेप का होता है। जब हम इसे खींचते हैं तो ये इस टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्यू आर्म जो है ये बहुत छोटा होता है, और पी आर्म जो है वो बहुत छोटा है, और क्यू आर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। फोर्थ टाइप है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक आई शेप का होता है, क्योंकि ये कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसमें पी आर्म जो होता है वो डीजेनरेटेड ही हो जाता है, और क्यू आर्म ही सिर्फ बचता है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये थे हमारे सारे स्ट्रक्चर को मेटाफेज में देख सकते हैं, शेप को हम एनाफेज में देख सकते हैं। ये था हमारा न्यूक्लियस का कंप्लीट स्ट्रक्चर। आई होप दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।